नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना की। हम बात करेंगे भारत और चाइना के जो बीच का जो बॉर्डर है उसकी स्थिति की, और हम बात करेंगे अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री यानी पेंटागन के द्वारा जारी की गई उस रिपोर्ट की चाइना के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि चालबाज चाइना भारत के साथ सरहद के उस पार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स लगातार खड़ा करता जा रहा है। सरल शब्दों में अगर मैं आपको ये बताना चाहूं तो इसका मतलब ये है कि चाइना एलएसी के उस तरफ हेलीपैड्स बना रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, गांव बना रहा है और बंकर बना रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि भारत को सतर्क रहना चाहिए। अमेरिका की ये जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे बहुत डिटेल में बताया गया है कि चाइना किस तरह से सामरिक महत्व के एस्टेब्लिशमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एलएसी के उस तरफ खड़ा कर रहा है। मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूएस की एक रिपोर्ट है। इसमें मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2023 है। मतलब कि अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री की 2023 की चाइना पे ये रिपोर्ट है। वैसे तो इस रिपोर्ट में चाइना के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, उसके अलग अलग आयाम को दिखाया गया है। चाइना की राजनीतिक शक्ति, मिलिट्री शक्ति, इकोनॉमिक पावर, इन सब के बारे में बताया गया है। लेकिन हमारे लिए जो खास है वो इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में है। उसमें जो ये उल्लेख किया गया है इस रिपोर्ट में, वो खास ये है कि जो चीन है चुपके से बहुत तेजी से अपने इलाके में यानी कि सरहद के उस तरफ एलएसी के पास बहुत तेजी से बंकर्स बना रहा है और ऐसे निर्माण कर रहा है जिससे भारत को चिंता होनी चाहिए, भारत को सतर्क रहनी चाहिए। कौन नहीं जानता है, आपको भी याद होगा, आपने लिखा पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि 1962 में इस चालबाज चीन ने हमारी पीठ पर छुरा भोंका था, और इसीलिए आज चीन से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और यही बात दर्शाती है इस रिपोर्ट में अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जो चाइना के बारे में आई है। आइए अब आपको इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बताते हैं। चीन की ये नई चाल है, हो गया है खुलासा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि चीन ने भारत से लगती एलएसी यानी द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साल 2022 में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया है। सीक्रेट हेलीपैड्स बन गए हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, चोरी छिपे कई बंकर बनाए जा रहे हैं, एक बॉर्डर रेजिमेंट तैनात कर दिया गया है, शिनजियांग और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की 2 डिवीजन तैनात है, 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड ईस्टर्न सेक्टर में और 3 ब्रिगेड सेंट्रल सेक्टर में तैनात कर दी गई है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि चाइना ने एलएसी के उस तरफ बहुत बड़ी तैयारी कर ली है, और ये जो तैयारी है सामरिक महत्व की है। और भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो कई वर्षों से सामान्य नहीं है। ऐसे में इस बात पर चिंता की लकीरें आनी चाहिए, सिर्फ भारत पे नहीं, वो सारे लोग जो इस इलाके में शांति की स्थापना चाहते हैं। जैसे अमेरिका खुद भी पूरी दुनिया पे जब नजर रखता है तो वो साउथ एशिया के इस इलाके में अमेरिका ये भी नजर रखता है कि चाइना इंडिया का जो बॉर्डर है उसमें जो डिस्प्यूट्स की वजह से जो झड़प होते रहते हैं और इस इलाके में शांति की स्थापना में जो सामने अवरोध आते हैं तो उसको कैसे दूर करते रहें, ये पूरी दुनिया चाहती है, हम चाहते हैं, भारत की पूरी जनता चाहती है कि शांति रहे सरहद पे। लेकिन चालबाज चीन कभी ये नहीं चाहता। हर कुछ दिन के बाद कोई ऐसी चाल चल देता है जिससे भारत एक शांति प्रिय देश होने के बावजूद उससे यहाँ पर अपनी नजरें गड़ानी पड़ती है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। पेंटागन ने मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से यह रिपोर्ट जारी की है, और इसमें चाइना से जुड़ी हर मुद्दे पर विस्तार से बताया गया है, और इसी में इंडिया चाइना के बीच के रिश्ते का अलग अलग आयाम के बारे में लिखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा, जिसके बाद चीन की सेना यानी कि पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड का ध्यान इस ओर चला गया। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा पर सरहद बंदी को लेकर स्थिति साफ नहीं है, और जिसके चलते दोनों देशों के बीच अक्सर सीमा पर विवाद होता रहता है। 2020 के बाद ये जो विवाद है वो और बढ़ गया, तनाव
बढ़ गया और यही वजह है कि दोनों तरफ से एलएसी पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। चीन ने एलएसी पर अपनी साजिश रचने का काम जारी रखा है और इसी वजह से सीक्रेट हेलीपैड्स बन गए हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और चोरी छिपे कई बंकर बना लिए गए हैं। वेस्टर्न थिएटर कमांड ने एलएसी पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती भी कर दी है और खासकर गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद सीमा पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं। अब आपको मैं उस रिपोर्ट के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो पेंटागन ने इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में रिलीज किया है। ये उस रिपोर्ट का पार्ट है की टेक अवे चाइना इंडिया बॉर्डर। उसमें यह लिखा है कि 2020 में पीएलए ने डिप्लॉयमेंट जो किया है अपने फोर्सेस को उसको बढ़ा दिया है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है एलएसी के उस तरफ। नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड द पीआरसी मेड मिनिमल प्रोग्रेस। इसका मतलब यह है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इंडिया के बीच में जो बातचीत होते रहते हैं उससे ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं हो पाता है, उसका कोई खास रिजल्ट नहीं निकल पाता है और बोथ साइड्स रजिस्टर्ड लूजिंग परसीव एडवांटेज ऑन द बॉर्डर और हमेशा वहां पे झड़प की स्थिति आ जाती है। इन 2022 में चाइना लगातार कंटिन्यू टू डेवलप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द एलएसी। इसमें साफ तौर पे इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 2022 में चाइना ने लगातार सरहद के उस तरफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता रहा, बढ़ाता रहा। These improvements include underground storage facilities near डोकलाम, new roads in all the sectors of the LAC, यानी कि डोकलाम के पास स्टोरेज फैसिलिटी बनाया और उस पूरे इलाके में एलएसी के आसपास के पूरे इलाके में लगातार नई सड़कों का जाल बिछाता रहा। न्यू रोड्स इन ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ द एलएसी, न्यू विलेजेस इन डिस्प्यूटेड एरियाज इन नेबरिंग भूटान, यानी कि भूटान के पास गांव बसाता रहा चाइना। अ सेकेंड ब्रिज ओवर पैंगोंग लेक, अ डुअल पर्पस एयरपोर्ट नियर द सेंटर सेक्टर और मल्टीपल हेलीपैड्स। मतलब ये हुआ कि जो पैंगोंग लेक है, पैंगोंग झील के पास है, वहां पे ऐसे एयरपोर्ट्स चाइना ने बना लिए हैं जो डुअल पर्पस के हैं, यानी कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आर्मी भी उसे यूज कर सकती है, एयरफोर्स भी, यानी कि सेना भी कर सकती है और सिविलियन पर्पस के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप दुनिया को धोखा देना चाहते हो तो आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे जिसका आप कह सकते हैं कि हम तो वहां पे नॉर्मल पेट्रोलिंग करते हैं, हम वहां पर कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं अटैक का और हम युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमारा इलाका है, हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो शांति काल में भी काम आते हैं। इन 2022 चाइना डिप्लॉयड 1 बॉर्डर रेजिमेंट। 2022 में चाइना ने एक पूरा का पूरा बॉर्डर रेजिमेंट को वहां पे डिप्लॉय किया और सपोर्टेड बाय 2 डिवीजन्स ऑफ शिनजियांग एंड तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब ये हुआ कि एक पूरा का पूरा बॉर्डर रेजिमेंट वहां पे पहले उन लोगों ने तैनात कर दिया, उसके बाद उसके सपोर्ट के लिए वहां पे 2 डिवीजन्स लगा दिए शिनजियांग और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स के, यानी कि वहां पर अब 4 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड जो रिजर्व के थे उनको भी वहां पर लगा दिया गया है। चाइना ऑल्सो डिप्लॉयड एज मेनी एज 3 लाइट टू मीडियम कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड in the eastern sector from the theater command and the additional 3 CABs, यानी कि combined arms brigades in the central sector of the LAC. Although some elements of a light CAB eventually withdraw. कहने का मतलब यह है कि वहां पर सरहद के उस पार चाइना ने बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया गया है। CAB eventually withdraw, उसमें कहा गया है कि although some elements of a light CAB eventually withdrew, यानी कि थोड़ी सी जो संख्या है सैनिकों की वहां पर कम कर दी गई है। आप हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे थे, आप ये दुनिया को बता रहे थे, चाइना की तरफ से मैं कह रहा हूं कि चाइना वो ये कर रहा था, हेडलाइन की मैनेजमेंट कर रहा था पूरी दुनिया के लिए कि देखो हमने सरहद के पास से, भारत की सीमा के पास से अपने सैनिकों की संख्या कम कर दी है, लेकिन वो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट था, यानी कि दुनिया की आंख में धोखा देना था, धूल झोंकना था। और इसीलिए जो ये रिपोर्ट आई है चाइना के बारे में अमेरिकी की, वो पूरी दुनिया के
कान खड़े कर रही है। इसी रिपोर्ट में मैं आपको और दिखाता हूं कैसे चाइना की चालबाजी को अमेरिका डिटेल में बताता है। Tensions with India along the LAC sparked a standoff between Chinese and Indian forces in mid-May 2020। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मई के मध्य में यानी कि 15 मई के आसपास का कोई वक्त है जिसमें इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया, यानी कि झड़प होनी शुरू हो गई। Which persisted into the winter, जो लगातार चलता रहा वो विंटर तक चलता रहा। The standoff escalated on 15 जून 2020। इसका कहने का मतलब है कि वहां पर जब आमने सामने में जब आ जाते हैं दोनों देशों के सैनिक तो कभी कभी वो बढ़ जाता है और वो हिंसक झड़प का रूप ले लेता है। तो वो जो स्थिति थी वहां पर बन रही थी और 15 जून को वो जो झड़प हो गया उससे वहां पर स्थिति और खराब हो गई। The standoff escalated on 15 June 2020 after a skirmish ensued in the Galwan Valley between Indian Army and the PLA forces that ended with 20 Indian soldiers and 4 PRC soldiers dead। हालांकि यहाँ पे जो चाइना में जो मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वो तो 40 से ज़्यादा थी, लेकिन चाइना ने उसमें एक्सेप्ट नहीं किया और ऑफिशियली उसने कोई बताया नहीं कि कितने लोग मरे थे। लेकिन भारत की तरफ से उसमें 20 हमारे जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे उस झड़प में, जो गलवान का जो झड़प हुआ था। और उसी के बारे में ये रिपोर्ट ये बता रही है। इन लेट टू 2022 Chinese and Indian forces engaged in an unarmed clash near Tawang along the eastern sector of the LAC separating Tibet and the Indian state of Arunachal Pradesh। उनका ये कहना है कि 2022 के अंत में भी उस जब लास्ट के जो महीने आते हैं उसमें भी चाइना और जो इंडिया के जो फोर्सेस थे वो, हालांकि उसमें अनआर्म्ड क्लैश था, यानी कि दोनों तरफ से कोई वायलेंट क्लैश नहीं हुआ, दोनों तरफ से किसी ने कोई शस्त्र नहीं चलाया, किसी को कुछ वैसे नहीं फायरिंग नहीं की, या फिर दूसरे तरीके से आप जैसे आप कह सकते हैं कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वो वहां पर नहीं था। लेकिन वो अरुणाचल के इलाके में और वो तवांग के पास हुआ था। रिपोर्ट का जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ। बिगिनिंग इन मई 2020, यानी कि जब 2020 का जब रेफरेंस इस रिपोर्ट में दिया जा रहा था तो चाइना और जो भारत के जो सुरक्षा जो कर्मी थे, जो सैनिक थे, उनका एक पूरा क्लैश ऑफ के बारे में, फेस ऑफ के बारे में बताया गया है। और उसमें कहा गया है कि उस वक्त रॉक्स, बैटन एंड क्लब्स रैप्ड इन बार्ब्ड वायर, यानी कि उस वक्त जो झड़प हुई थी उसमें उन लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर चलाए थे, उन लोगों ने वहां पे ऐसे क्लब्स लेकर आए थे जिसमें कि वो कटीली तारे लगी हुई थी, बैटन्स लेकर आए थे और उस तरह से झड़प हुई थी भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में। Each country demanded the withdrawal of others' forces with a return of pre-standoff conditions, but neither China nor India agreed on those conditions। The PRC blamed the standoff on Indian infrastructure construction, which is perceived as encroaching on PRC territory। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत और चाइना के बीच में जो सरहद है वो क्लियर नहीं है, वहां पर हल्का सा डिस्प्यूट है और पेट्रोलिंग के नाम पर दोनों तरफ आमने सामने सैनिक आ जाते हैं। चाइना बार बार हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर देता है और वो ये कहता है कि नहीं, ये उसके अधिकार क्षेत्र का है, वो उसका पार्ट है, जबकि वो भारत का इलाका होता है। और इसीलिए बार बार जो झड़प की जो खबरें आती हैं उसकी वजह वही होती है। On June 15, 2020, patrols violently clashed in Galwan Valley and resulted in the death of approximately 20 Indian soldiers। वही जब गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था, जो झड़प हुई थी, उसी के बारे में इस रिपोर्ट में ये वाला पार्ट है। और इसमें जो टोटल जो निकल कर जो बात सामने आती है उसका मतलब ये होता है कि भारत और चीन के जो सैनिक हैं वहां पर कभी कभी आमने सामने आ जाते हैं और झड़प हो जाती है। और एक दो बार ऐसे मौके आ गए हैं जिसमें वो जो झड़प है वो हिंसक हो जाती है। और इन सारी बातों का इसमें रेफरेंस है इस अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट में। यहां पर आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि 2020 जून में जो गलवान में मुठभेड़ के बाद से चीन के साथ भारत के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। उस मुठभेड़ में एक तरफ भारत के 20 जवान शहीद हुए तो वहीं चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। उसके बाद से ही कई महीनों तक स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी रही और बाद में सेना के स्तर पर बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते तनाव को कम करने के लगातार प्रयास हुए।
अब जब हम बात कर रहे हैं चाइना की आर्मी की, हम जब बात कर रहे हैं चाइना के जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक है, बार बार हमारे इलाके में आ जाते हैं और अपना कब्जा जताने की कोशिश करते हैं, तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि चाइना की आर्मी का वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो भारत और चाइना के जो सरहद के पास जो चाइना सोल्जर्स की जो डिप्लॉयमेंट होती है उनको निर्देश देता है, यानी कि वो जो सैनिक हमारे इलाके में बार बार घुस आते हैं वो किसके कहने से इधर आते हैं। तो आइए अब उसके बारे में बताते हैं। वेस्टर्न थिएटर कमांड, पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड चीन के 5 थिएटर कमांडों में से एक है। इसका मतलब साफ है कि जो चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड है वही भारत से लगी हुई जो सरहद है वहां पर फैसले लेती है। उसकी जो मिलिट्री जो वहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं, आर्मी के जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वेस्टर्न थिएटर कमांड में बैठ के लिए जाते हैं। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, म्यांमार के साथ लगी चीन की सीमाओं की सुरक्षा करता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी पर तैनात चीनी कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा भी वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी है। मतलब सीधे तौर पर अगर वहां पर कोई भी भारत के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है, वहां पे झड़प के लिए वो चले आते हैं, जानबूझ के प्लानिंग के साथ अगर चाइना के जो सोल्जर्स है, जो सैनिक है, हमारे इलाके में चले आके दादागिरी करने की जो कोशिश करते हैं, उसके लिए जो जिम्मेदारी होती है वो वेस्टर्न थिएटर कमांड पे है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों में तनाव को कम करने के लिए बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में खास प्रगति नहीं हुई है। जाहिर है ये बात आपको भी पता है कि हम बार बार इस तरह की मीटिंग्स इंडिया चाइना के आर्मी वालों के साथ, उनके कोर कमांडर्स के साथ, कभी हम मंत्री के लेवल पे शिखर सम्मेलन करके हम मीटिंग्स करते रहते हैं। और दो देशों के बीच में जब कूटनीति की जब बातें होती है तो इस तरह की जो मीटिंग्स है वो चलती रहती हैं और पूरे प्रयास किए जाते हैं हर बार कि जो भी मुद्दे हैं उसको बैठ करके सुलझाया जा सके। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 से ही चीनी सेना एलएसी पर निर्माण कार्य करे रही और इसके तहत डोकलाम में जमीन के अंदर स्टोरेज की सुविधा बनाई गई है। एलएसी के तीनों सेक्टर में नई सड़कें बनाई गई है और भूटान से लगती सीमा पर नए गांव बसाए गए हैं। पैंगोंग झील पर दूसरा पुल बनाया गया है और एक एयरपोर्ट और कई हेलीपैड बनाए गए। यही मैंने आपको उसके रिपोर्ट में दिखाया था, जो अमेरिका की रक्षा विभाग ने जो रिपोर्ट जारी किया था, तो उस रिपोर्ट का जो मैंने पार्ट अभी पीछे आपको एक्सप्लेन करके बताया था, उसमें यही सारी जानकारियां थी। पेंटागन की इस रिपोर्ट के अनुसार, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था, उसके अनुसार चीन ने साल 2022 में एक बॉर्डर रेजिमेंट तैनात की। उसकी मदद के लिए शिनजियांग और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की 2 डिवीजन भी तैनात की गई है। इसके साथ 4 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड की वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी पर तैनाती की गई है और 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की ईस्टर्न सेक्टर में और 3 ब्रिगेड सेंट्रल सेक्टर में तैनात की गई है। हालांकि कुछ ब्रिगेड को एलएसी से हटा लिया गया था और अधिकतर सैनिक फिलहाल एलएसी पे हैं। कुछ सैनिकों की संख्या वहां घटा ली गई थी, लेकिन अभी भी भारी संख्या में जो चाइना के सैनिक हैं वो एलएसी के उस तरफ बैठे हैं। अब यहाँ पर आपको एलएसी के बारे में बताना बहुत जरूरी है। आप बार बार सुन रहे होंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आपने रिपोर्ट में भी देखा, वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का रेफरेंस आ रहा है। आप न्यूज चैनल्स में, अखबारों में भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं हर जगह कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच में। तो आखिर ये एलएसी है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। यह 3488 किलोमीटर लंबी है और यह सीमा रेखा भारत और चीन को अलग करती है। मतलब कि सरल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो भारत और चीन के बीच में जो डिवीजन रेखा है, जो हमारी सीमा रेखा है, उसको हम अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है और यह भी एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा ही है, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को सुनते हैं, आपके मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर हम इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्यों कहते हैं। हम उसको इंडिया चाइना बॉर्डर भी कह सकते थे,
लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसको LAC ही मानते हैं, यानी एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं। तो उसकी वजह यह थी कि जब 1962 की जब लड़ाई हुई थी, भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो जब चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी और उसके सैनिक वापस लौट गए थे अपनी सीमा की तरफ, और उसके बाद से जहां पर भारत और चीन के जो सैनिक थे अपने अपने हिस्से में जो थे, उसी को फिर हम लोगों ने और चाइना ने भी, बाद में दुनिया ने भी उसे कहना शुरू कर दिया कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। मतलब जहां पर चाइना की सेना है वो उसके कंट्रोल में है, उसके पीछे का इलाका, जहां पर हम है वहां से हमारे कंट्रोल में है। यानी कि ये जो डिवीजन हुआ अपने अपने देशों की तरफ जो दोनों सेनाएं चली गई, उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसमें एक मैकमोहन रेखा भी है, मैकमोहन लाइन भी, इसको भी आपने जरूर कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आइए मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है। सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। मतलब ये जो मैकमोहन जो रेखा है, मैकमोहन जो लाइन है भारत और तिब्बत के बीच में, वो 2014 में जो एग्रीमेंट किया गया था शिमला में उस वक्त की ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में, उसी के आधार पर इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। 1914 के बाद से अगले कई वर्षों तक इस सीमा रेखा का अस्तित्व कई अन्य विवादों के कारण कहीं छुप गया था, किंतु 1935 में उल्फ कैरो नाम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया। मतलब एक अंग्रेज अफसर था, उसने 1935 में अंग्रेजी सरकार को कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि आप इसको लागू कर दें और इसको ऑफिशियली मैकमोहन लाइन तिब्बत और इंडिया के बीच का नाम दे दें। 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखा दिया गया। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार के फॉरेन सेक्रेटरी थे। आइए अब आपको बताता हूं मैं पंचशील एग्रीमेंट के बारे में। भारत और चाइना के बीच में कई एग्रीमेंट्स हुए हैं और होते रहते हैं, लेकिन जो पंचशील जो समझौता था वो बहुत खास था, बहुत महत्वपूर्ण था। आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं। पंचशील समझौता भारत और चीन के क्षेत्र तिब्बत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर था। मतलब तिब्बत और इंडिया के बीच के जो रिलेशंस था उसके बारे में यह पंचशील समझौता साइन किया गया था। पंचशील यानी 5 सिद्धांतों पर पहली बार औपचारिक रूप से 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। पंचशील शब्द पंच और शील से बना है, जिसका अर्थ है 5 सिद्धांत या 5 विचार। मतलब जो पंचशील जो समझौता इंडिया और चाइना के बीच में किया गया था उसका जो नाम है पंचशील, इसका मतलब है कि वो 5 विचार हैं, 5 थ्योरीज है, 5 सिद्धांत है जिस पर भारत और चाइना ने तिब्बत के मामले में एग्रीमेंट किया था। पंचशील शब्द को ऐतिहासिक बौद्ध शिलालेखों से लिया गया है। जो 5 निषेध हैं, मतलब 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। मतलब जो मॉन्क्स होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स बन जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं, उनके लिए जो डिसिप्लिन बनाया गया है एक बौद्ध भिक्षु के लिए, वो वही 5 जो सिद्धांत है उन पर लागू होते हैं। प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को इन कार्यों को करने से प्रतिबंधित किया जाता है। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का भाग मानकर पंचशील के सिद्धांत पर चीन के साथ समझौता कर लिया था। तो फिर आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो 5 विचार क्या है, 5 सिद्धांत हैं क्या, कौन से 5 थ्योरीज हैं जिनको हम पंचशील थ्योरीज के नाम पे, समझौता के नाम पे जानते हैं। पंचशील समझौते के मुख्य बिंदु, पहला शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस। आप अपने इलाके में चैन से रहिए, मैं अपने इलाके में चैन से रहता हूं, आप अपने घर में खुशहाल रहिए, हम अपने घर में खुशहाल रहेंगे, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता के लिए परस्पर सम्मान,
मतलब दो पक्षों के बीच में आप अपने सरहद और मेरी सरहद दोनों का आप पूरी इज्जत करें। मतलब आपकी जो क्षेत्रीय संप्रभुता है, आपका जिसके ऊपर प्रभाव है, अगर मैं तिब्बत की बात करूं, चाइना की बात करूं, तो भारत को इस बॉर्डर के उस पार जो सीमा रेखा के चाइना और तिब्बत है उसकी सुरक्षा और उसकी इज्जत करने का ध्यान रखना चाहिए। वही चाइना को, तिब्बत को भारत की तरफ, हमारी संप्रभुता को, भारत की संप्रभुता की इज्जत करनी चाहिए। पारस्परिक हस्तक्षेप मतलब एक दूसरे के मामले में आपको कोई इंटरफेयर नहीं करना। अगर तिब्बत में कुछ होता है, चाइना वहां कोई भी कुछ ऐसा वहां डेवलपमेंट हो जाता है जो भारत को अच्छा नहीं भी लगता है, तो उस वक्त भारत की सरकार को, भारत के लोगों को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वैसे ही अगर हमारे इलाके में अगर कुछ भी होता है, किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट होता हो, तो चाइना को बिल्कुल इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं होगी। परस्पर अनाक्रामकता यानी कि एक दूसरे की तरफ एग्रेशन नहीं दिखाना है, शांतिपूर्ण तरीके से रहना है। चाइना, अभी हम जो पूरी इस वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको वही बता रहे हैं कि जो चाइना है वो एग्रेसिव रहता है, उसके तरफ से आक्रामकता दिखती जा रही है। जो अमेरिका की जो रिपोर्ट है वो यही तो बता रही है कि चाइना है वो एग्रेसिव होकर अपने तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। जबकि 1954 में जो पंचशील समझौता किया गया था भारत और चीन के बीच में, वो पंचशील समझौता में से एक खास ये है कि बिल्कुल ही आपको आक्रामक नहीं होना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है। अगर कोई मसला है, कोई भी मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, तो आप उसको बैठकर शांति के साथ सुलह कर लें, बातचीत से उसे सॉल्व कर लें। और पांचवा, समानता और पारस्परिक लाभ मतलब आप एक दूसरे को बराबर माने, समान माने। चाइना इंडिया को समान माने, अपना एक दोस्त माने जो बराबर के अधिकार के साथ है, वैसे ही भारत चाइना को भी एक दोस्त के रूप में समान अधिकार देता हुआ बिल्कुल वैसे ही उसके साथ भी बिहेव करे। ये 5 जो सिद्धांत थे पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, और चाइना और इंडिया के बीच में ये 1954 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था पंचशील समझौते के नाम से। जब भी भारत और चाइना की बात होती है और चाइना के एग्रेशन की बात होती है, या बॉर्डर पे जब झड़प की सामने कोई खबरें आती है, तो आपके जहन में जो बात आती है वो 1962 की भारत और चीन की लड़ाई की आती है। हम बार बार भारत और चीन के उस 1962 की लड़ाई का जिक्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आइए उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में माना जाता है, वह चीन और भारत के बीच में 1962 में हुआ एक युद्ध था। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो भारत में चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। यहाँ पर आपका समझना बहुत जरूरी है कि जब तिब्बत में जब वहां पर जब क्रांति शुरू हुई और वहां से दलाई लामा जो भागकर इंडिया आ गए और भारत ने उन्हें शरण दे दी, वहीं से चाइना भारत के प्रति एग्रेसिव हो गया। दोनों देशों के बीच में तब से लगातार तल्खी चलती आ रही है। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए। मतलब यह हुआ कि जो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस था, जो दलाई लामा के इंडिया में आ जाने से हुआ था, वो एक युद्ध के रूप में 1962 में सामने आ गया और 2 मोर्चों पर चाइना ने अटैक कर दिया। चीनी सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांग ला व पूर्व में यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। मतलब 1962 में चाइना हमारे इलाके में घुस आया और उसने कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा कर दी। 2 अलग अलग जगहों पे चीन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया और उसके बाद जब युद्ध विराम की घोषणा भी चाइना ने कर दी, दोनों देशों के बीच में युद्ध खत्म हो गया, तो दोनों जगहों से वापस नहीं गया, उसने बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर बरकरार रखा। 1962 के इस भारत और चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। मतलब अरुणाचल का बहुत सारा पार्ट 1962 में इस लड़ाई के बाद चीन ने अपने कब्जे में रख लिया और उसने वापस अभी तक नहीं किया है और वो चाइना के कब्जे में है। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई।
युद्ध का दूसरा कारण हिमालय क्षेत्र का सीमा विवाद भी था। तो जो 1962 की लड़ाई के बारे में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं और टीवी पे देखते हैं, तो उसका तो एक कारण तो यह था कि दलाई लामा को भारत में शरण दी गई थी, जिससे चाइना नाराज हो गया था और उससे एग्रेशन वहां पर बढ़ गया था हमारे बॉर्डर्स पे, और उसके बाद फिर उन लोगों ने सीधा अटैक ही कर दिया और 1962 में तो युद्ध ही हो गया। लेकिन एक दूसरा कारण भी है इस 1962 के बीच के जो युद्ध का, उसमें एक है जो हमारा जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, वो डिफाइन नहीं है। कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर कभी हमको लगता है कि ये हमारा है और चाइना कहता नहीं वो उनका है, और वो जबरदस्ती हमारे इलाके में घुस आता है। भारत मानता था कि सीमा का निर्धारण ब्रिटिश सरकार के समय सुलझाया जा चुका है, किंतु चीन इससे इनकार करता रहा है। मतलब भारत ने यह कहा कि भाई आपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो एग्रीमेंट्स किए थे उसके आधार पर तो हम ये मानते हैं कि ये हमारा इलाका है, लेकिन चीन ने इस बात को कभी नहीं माना। वो बार बार हमारे इलाके में घुसता ही रहता है। उसने भारतीय सीमा के महत्वपूर्ण क्षेत्र जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा जताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और माओ से तुंग के बीच कई वार्ताओं के बाद भी यह मसला नहीं सुलझा, जिसका परिणाम युद्ध के रूप में सामने आया। मतलब 1962 की जो दो लड़ाई थी उसमें एक तो तत्कालिक यानी कि जो तुरंत का जो रीजन था वो तो दलाई लामा के भारत आ जाने से बात था, लेकिन वो जो दोनों के बीच में जो टेंशन बिल्डअप हो रहा था वो बॉर्डर के डिस्प्यूट की वजह से थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री और माओ से तुंग के बीच में कई बार टॉक्स हुए, कई बार वार्ता हुई, लेकिन इसके बाद भी जो बॉर्डर का जो इलाका था, जाहिर है चीन अपने हट धर्मिता पर अड़ा रहा। वो बार बार कहता रहा कि नहीं ये तो मेरा ही इलाका है, और जिसकी वजह से ये जो मुद्दा था कभी सुलझ ही नहीं पाया, और फिर अल्टीमेटली 1962 में एक युद्ध के रूप में हमारे सामने आ गया। भारत और चाइना के बीच में एक बार 2017 में झड़प हो गई थी डोकलाम में, और इसको डोकलाम विवाद 2017 के रूप में आप जानते हैं। तो आइए इसकी डिटेल अब थोड़ा और मैं आपको बताता हूं। 2017 का डोकलाम विवाद भारत तिब्बत भूटान ट्राई जंक्शन में डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में सैन्य सीमा गतिरोध था। मतलब ये भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में एक गतिरोध हुआ था डोकलाम में 2017 में। डोकलाम के आसपास के तमाम इलाकों पर चीन का अधिकार है, जबकि भूटान इसे अपना भूभाग मानता है। मतलब जो डोकलाम का जो इलाका है वो भूटान और चाइना के बीच का पार्ट है, जिसे भूटान कहता है ये मेरा इलाका है, लेकिन जबरदस्ती दादागिरी करके चाइना ये कहता है कि ये उसका पार्ट है। ये भारत तिब्बत और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है और नाथुला के पास के करीब है। अब भारत के लिए जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सामरिक महत्व का इलाका है। वो भूटान और चाइना के पास, भारत के पास ट्राई जंक्शन है, जहां पर वो नाथुला पास के बिल्कुल करीब है, और भारत के लिए वहां पर सुरक्षा अपनी मजबूत रखना बहुत जरूरी है। भारत के लिए यह सामरिक महत्व का स्थान है क्योंकि यह जगह सिलीगुड़ी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब सिलीगुड़ी या जो हमारा जो बॉर्डर है वहां पर सिलीगुड़ी उससे सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर चाइना और भूटान के बीच में आपसी विवाद वहां पे होते रहते हैं, और वहां पर भारत को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए भूटान का साथ देना पड़ता है। 16 जून 2017 को इस गतिरोध की शुरुआत तब हुई जब भारतीय सैनिकों ने पीएलए को डोकलाम के सड़क बनाने से रोक दिया था। डोकलाम पर भूटान के दावे का भारत समर्थन करता है और इस जगह पर भूटान को मानता है। भूटान से हुई संधि के चलते यहां भी अपनी सेनाओं को तैनात रखता है ताकि भारतीय सीमाएं महफूज रहें। जून 2017 में जब चीन ने यहां पर सड़क निर्माण का काम शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया था, लेकिन सितंबर माह में चीन में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में से थोड़ा ही पहले 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय ले लिया था। मतलब ये जो डोकलाम विवाद था 2017 का, वो दोनों देशों के बीच में स्टैंड ऑफ बन गया, झड़प की स्थिति आ गई, और वो जो पूरा मामला था, वो जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला था 2017 में चाइना के अंदर में, तो उस वक्त चाइना की ये मजबूरी हो गई थी कि वो झुक जाए, और उसने अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया, फिर भारत ने भी पीछे को हटा लिया, और जो डोकलाम का विवाद था वो बढ़ नहीं पाया। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही जानकारियां लेकर आऊंगा, लेकिन आप
इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप इसे सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।